हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 का स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। तो सिंपली मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम लोग नोट्स से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी 4 होता है वो टोटली सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ सेल हाइपर सेंसिटिविटी का रोल प्ले करेंगे। इसे डिलेड टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत लेट से आता है, कभी कभी 2 दिन तक का भी टाइम लग जाता है, इसलिए इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। कॉमनली जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेंसिटाइजेशन और सेकंड होता है इफेक्टिव फेज। तो सेंसिटाइजेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी जब फर्स्ट टाइम एंटीजन के एक्सपोजर में आती है तो सेंसिटाइजेशन होता है, और इफ़ेक्टिव फेज क्या होता है, जहां हमारी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगी, ठीक है। और ये कैसे होता है, जब हमारी बॉडी सेकेंड टाइम में एंटीजन से एक्सपोज होते हैं तो सेकेंड टाइम में एक्सपोज होने के कारण हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नोट्स से देख लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सेल मेडिएटेड होती है। इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी DTH भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी में रिस्पॉन्स टाइम 1 to 2 डेज तक होता है, इसलिए इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी कोई रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। DTH 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंसिटाइज्ड और सेकंड होता है इफेक्टर। तो सेंसिटाइज्ड देख लेते हैं पहले। जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम एंटीजन से एक्सपोज होता है तो उसे सेंसिटाइज्ड कहते हैं, ठीक है। और सेकंड हम लोग देखेंगे इफेक्टर। तो जब कोई पर्सन सेकंड टाइम में एंटीजन से एक्सपोज होता है तो उसे इफेक्टर कहते हैं। पहला देखेंगे सेंसिटाइज्ड फेज। सेंसिटाइज्ड फेज एंटीजन के साथ प्राइमरी नॉट से इनिटिएट होता है, ठीक है। जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी एपीसी लाइक मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल पाए जाते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, जो एंटीजन को एक्सप्रेस करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। माइक्रोफेज इन किडनी लॉन्गरहैंस सेल। माइक्रोफेज बैक्टीरिया को इंगल्फ कर स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है एंड एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एंटीजन को शो करता है तो TH सेल एक्टिव हो जाते हैं। आगे इसका हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। यह T सेल नेगेटिव T सेल है, ठीक है। T सेल से TCR एंड CDK प्लस प्रेजेंट है, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड एंटीजन से बाइंड होते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया गया है जो CD4 प्लस है, ठीक है। 1 मिनट। CDK प्लस प्रेजेंट है, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और एंटीजन से बाइंड होता है। यहाँ पे CDK प्लस है जो एंटीजन से बाइंड हो रहा है और एंटीजन को एक्सप्रेस करने का वर्क कर रहा है, ठीक है। T सेल वेरियस साइटोकाइन TNF अल्फा एंड TNF बीटा रिलीज करते हैं, ठीक है। TNF अल्फा और TNF बीटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम में। TNF अल्फा है ऊपर के साइड और नीचे के साइड है TNF बीटा, ठीक है। ये दोनों बाइंड करते हैं। इतना हो गया। देन यह लाइफ नोड में मूव करता है। यहाँ पे लाइफ नोड में लिम्फ नोड में मूव करेगा ये, ठीक है। लिम्फ नोड में मूव कर जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देन TH सेल डिफ्रेंशिएट एंड प्रोलिफरेट हो जाता है। जो TH T हेल्पर सेल होगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, और मेमोरी सेल में चला जाएगा।
एंड लार्ज नंबर में TH सेल्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में TH सेल बन जाएंगे और यह फर्स्ट टाइम होता है तो बॉडी में कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ये TH1 सेल मेमोरी की तरह बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। जब कोई सेकेंड बार ये मतलब कि बैक्टीरिया है वो सेकेंड बार जब अटैक करेगा तो फिर से ये बॉडी को पता चलेगा, इसलिए ये मेमोरी की तरह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, ये इसी का डायग्राम है जो मैं ऊपर लिखी हूँ। उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे इफेक्टर फेज। तो एंटीजन के री एक्सपोजर में आने पर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी प्राप्त होती है। सम बैक्टीरिया जब बॉडी में फिर से एंटर करते हैं तो जो माइक्रोफेज सेल इसे इंगल्फ कर लेता है एंड MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, पहले से सेंसिटाइज्ड T हेल्पर 2 सेल शो करेगा एंड एंटीजन से बाइंड होता है एंड वेरियस साइटोकाइन रिलीज करता है। इसका भी हम लोग आगे डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, जो माइक्रोफेज को एक्टिव करेगा, एक्टिव होने पर लार्ज अमाउंट में फैगोसाइटिस करता है। यह प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होता है जब तक एंटीजन क्लियर नहीं हो जाता। यदि एंटीजन क्लियर नहीं होता है तो DTH रिस्पॉन्स प्रोलॉन्ग चलेगा। प्रोलॉन्ग होने के कारण जो रिएक्शन होता है वो कॉज होने लगता है, जिसे ग्रैन्युलोमेटस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे ग्रैन्युलोमेटस रिएक्शन क्या होता है। तो बहुत सारे माइक्रोफेज सेल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मास बन जाते हैं एंड कभी कभी जो माइक्रोफेज सेल होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में माइक्रोफेज सेल आ जाते हैं तो ये नॉर्मल सेल को रिफेज करने लगते हैं एंड फैगोसाइटोसिस एंड लैक्टिक एंजाइम रिलीज करते हैं जो नॉर्मल सेल को डैमेज करते हैं, जिससे स्किन में रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो फिर से बॉडी में एंटर करता है तो जो माइक्रोफेज सेल होते हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में फैगोसाइटोसिस करने लगते हैं और लैक्टिक एंजाइम को रिलीज करते हैं अराउंड जो डैमेज सेल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो CDC प्लस होता है और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम रिलीज होने लगते हैं और जो MHC सेकेंड मॉलिक्यूल होता है उसको सेंसिटाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे TNF अल्फ़ा और TNF बीटा वे एक्टिव हो जाते हैं जो मोनोसाइट्स में चले जाते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रोफिल होता है वो एक्टिव हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, जिससे कि स्किन में यहाँ से देखते हैं लार्ज अमाउंट में माइक्रोफेज सेल आ जाते हैं तो ये नॉर्मल सेल को रिफेज करने लगते हैं एंड फैगोसाइटोसिस एंड लैक्टिक एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैक्टिक एंजाइम रिलीज करेंगे, उसके बाद जो नॉर्मल सेल होगा उसको डैमेज करेगा, जिससे स्किन में रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में भी दिया गया है सब माइक्रोफेज जो सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, फ्यूज होंगे और जो स्किन होगा उसमें रेडनेस लाएंगे इन्फ्लामेशन के थ्रू। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो पहला है इसमें अस्थमा। तो अस्थमा डिवाइडेड 2 टाइप्स दे आर फॉलोइंग। पहला है अर्ली अस्थमा और सेकंड है लेट अस्थमा। तो पहले हम लोग देखेंगे अर्ली अस्थमा। अर्ली अस्थमा एलर्जन के एक्सप्रेस में आने के 1 मिनट के भीतर ही होता है एंड इसमें मुख्य रूप से हिस्टामिन, ल्यूकोटेरिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व हैं। हम मेडिएटर के इफेक्टर ब्रांच कंस्ट्रक्शन, रेसेडिलेशन एंड सम मसल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लेट अस्थमा। तो लेट रिस्पॉन्स और स्पाथ होती है एंड इसमें IL-4, IL-5, IL-16 इसेनोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर एंड प्लेटेट एक्टिवेटिंग फैक्टर सहित एडिशनल मेडिएटर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी में हमने हाइपर सेंसिटिविटी का स्टडी किया, जिसमें हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का स्टडी किया।
और इसके कुछ डिसीज़ को भी एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। ठीक है, आप लोग चाहो तो जो कंक्लूजन है उसको और बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लास्ट में रेफरेंस। तो इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे, ठीक है, और इम्यूनोलॉजी बाय राज खुराना, यहाँ पे खुराना होगा। ठीक है, और लास्ट में होगा बाइनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए आए हो तो ऐसे ही हेल्पफुल नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए जब प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे आइडिया नहीं है कि अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा आप लोगों के एग्ज़ाम का। तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर करना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।